करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पहले इस मतलब को समझ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। तो इसमें सबसे पहले ये जो वर्ड है पीरियोडिसिटी, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो, या एक पीरियड में हो, या एक हम आहंगी में हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, आगे ये नहीं बताया कि किसकी प्रॉपर्टीज़। तो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज़ में? एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पीरियोडिसिटी। हम आहंगी, हम इसको उर्दू में पढ़ सकते हैं। हम आहंगी का मतलब आप समझते होगे सिम्फनी। तो एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल एक जैसी हो, एक तसलसल में हो, उसको हम बोलते हैं हम आहंगी या पीरियोडिसिटी। तो हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में जो हम आहंगी पाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एलिमेंट्स को उन्हीं प्रॉपर्टीज़, उन्हीं हम आहंगी की बेसिक्स पे एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि हम उसे ईजीली पढ़ सकें। तो उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना, इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में एलिमेंट्स को अरेंज करने की बहुत कोशिश की। इन 19th सेंचुरी केमिस्ट डिवोटेड मच ऑफ देयर एफर्ट इन अटेम्प्ट्स टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में, एक टेबल की शक्ल में अरेंज कर लें, ताकि दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ने में, उनको याद करने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखने में हमें आसानी हो जाए। तो उन प्रॉपर्टीज़ या उन जो एफ़र्ट्स उन्होंने की, जो कोशिशें उन्होंने की, उनके नतीजे में जो चीज़ बनी उसे बोला जाता है पीरियोडिक लॉ। दीज एफर्ट्स रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। इन सारी एफर्ट्स के नतीजे में क्या बना? पीरियोडिक लॉ बना। पीरियोडिक लॉ क्या होता है, इस चैप्टर में वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, और इसी लॉ की बेसिस पे जो लॉ बना था पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स का लोगों को पता था, वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो उन एलिमेंट्स को एक टेबल की शक्ल में अरेंज, एक तरतीब से अरेंज कर दिया गया और उस टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल, एंड विच इज़ आल्सो नो विच इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। इस टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि ये ऐसे एलिमेंट्स के बारे में भी बता देता था जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें बता देता था। तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द टेबल वाज that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time। उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पहले से प्रिडिक्ट कर देता था जिनके बारे में अभी पता ही नहीं था। इस पीरियोडिक टेबल के दो हिस्से थे, कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे इसमें, वर्टिकल यानी इस तरह वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हमने नाम दे दिया कॉलम्स का, और कुछ हमारे पास रोज थी, उनको नाम दे दिया गया पीरियड्स का। तो द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस were called as periods। ये जो बनाया गया पीरियोडिक टेबल, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया। That orderly arrangement of the elements generally coincided with their increasing atomic number। इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में इसको एलिमेंट्स को अरेंज कर पीरियोडिक टेबल बनाया गया। द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट, और इस पीरियोडिक टेबल से साइंटिस्ट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो अभी तक ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ा हमने। अभी हम इस चैप्टर को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, तो ये है हमारा एक्चुअल टॉपिक। पीरियोडिक टेबल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल एक टेबल होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक अरेंज्ड मैनर में हम स्टडी करते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें। तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। With the discovery of the periodic table, the study of the individual properties of the known element is reduced to study of a few groups। तो periodic table की significance ये है कि जैसे periodic table बना तो elements को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमें हर element को पढ़ना नहीं पड़ता था, हम specific group को पढ़ते थे और उस पूरे group के elements की properties के बारे में हमें पता चल जाता था।
अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला साइंटिस्ट आता है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने में पहली बार हेल्प की, उस साइंटिस्ट का नाम है डुब्रीनियर है उस साइंटिस्ट का नाम। और उस साइंटिस्ट ने जो चीज़ बनाई थी उसको बोला जाता है डुब्रीनियर्स ट्राइएड्स। क्या बोला जाता है? डुब्रीनियर ट्राइएड। तो डुब्रीनियर पहला साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने में हेल्प की, और इनको हम बोलते हैं, जो भी चीज़ उसने बनाई थी उसको डुब्रीनियर ट्राइएड्स बोला जाता है। डुब्रीनियर ने क्या किया था, इसने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ा था। किस चीज़ को पढ़ा था? एटॉमिक मैसेज के रिलेशनशिप को। एटॉमिक मैसेज क्या होता है? आपको पता है कि एक एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं उनको कंबाइन, उनका जो मैस बनता है उसको हम एटॉमिक मैस बोलते हैं। तो इसने डिफरेंट एटम के एटॉमिक मैसेज के रिलेशनशिप को स्टडी किया, और इसने एलिमेंट्स को फिर उसी बेस पे अरेंज कर दिया। इसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, तीन का जोड़ा बना दिया। तो आपको पता है जब दो चीज़ों का जोड़ा बनता है उसको हम पेयर बोलते हैं, लेकिन जब तीन चीज़ों का ग्रुप बनता है उसको हम ट्राइएड बोलते हैं। तो इसने एलिमेंट्स के क्या बना दिए? ट्राइएड्स बना दिए, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए। A German chemist, Dubrinier, observed relationship between atomic masses of several groups of three elements called triads. एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम डुब्रीनियर था। उसने क्या किया था, उसे डिफरेंट एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के हिसाब से तीन के ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, और उन ग्रुप्स को उसने ट्राइएड्स का नाम दे दिया। ये ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाए थे उसने? तो इन ग्रुप्स में से द सेंट्रल और द मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट। इनमें क्या होता था, जो दरमियान वाला एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मैस होता था वो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के एवरेज के इक्वल होता था। जैसे कि हमारे पास मौजूद है तीन एलिमेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक हमारे पास एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम है। दूसरा है हमारे पास स्ट्रोटियम, और तीसरा एलिमेंट है बेरियम। तो इसने इस तरह इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। अब हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक मैस कितना होता है? 40। बेरियम का एटॉमिक मैस होता है 137 और कैल्शियम का 40। जब इन दोनों का हम एवरेज करते हैं तो हम इनका एवरेज करेंगे, किस का हम एवरेज करेंगे? 40 प्लस 137। ये जो आंसर आएगा अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88.5। तो 88.5 हमारे पास आंसर आया, जो कि असल में स्ट्रोटियम का एटॉमिक मैस है। तो इसने इस तरह जितने भी ग्रुप्स बनाए थे उन सब में ही इसी तरह था कि जो साइड वाले दो एलिमेंट्स थे उन दोनों के एटॉमिक मैसेज का अगर एवरेज लिया गया, दरमियान वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस बनता था वो वाला एलिमेंट उसने वहाँ पर रख दिया ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो वन ट्राइएड ग्रुप एग्जाम्पल इज डैट ऑफ कैल्शियम 40, स्ट्रोटियम 88 एंड बेरियम 137। तो ये एक एग्जाम्पल है इस ग्रुप की। द एटॉमिक मैस ऑफ स्ट्रोटियम का एटॉमिक मैस is the average of the atomic masses of the calcium and the barium। स्ट्रोटियम का एटॉमिक मैस कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैस के एवरेज था। ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी अरेंज इन दिस वे, लेकिन हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर आगे वो एक्सप्लेन करेगा इसको रिजेक्ट क्यों करना पड़ा। तो ओनली इस तरीक़ाकार से सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को ही अरेंज किया गया। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से हमें इसे रिजेक्ट करना पड़ा। एंड दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। और ये जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, ये जो डुब्रीनियर के ट्राइएड्स थे, ये ज़्यादा फेम हासिल ना कर सके। तो इसको रिजेक्ट करने के बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड। तो उसने कुछ वर्क किया था और उसने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाने में काफ़ी मदद की थी। तो उसने जो चीज़ बनाई थी उसको ऑक्टेव्स कहा जाता है। लेकिन न्यूलैंड से पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैनिज़ारो। उसने देखा जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज उस टाइम में लोगों को पता थे वो सही नहीं पता था, गलत पता थे। तो कैनिज़ारो ने सबसे पहले एलिमेंट्स के सही से एटॉमिक मैसेज फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो कैनिज़ारो ने क्या किया, कैनिज़ारो ने एलिमेंट्स के असल जो एटॉमिक मैसेज थे वो फाइंड आउट किए। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ारो इन 1860। तो कैनिज़ारो ने 1860 में एलिमेंट्स को अरेंज किया था सही तरीके उनके एटॉमिक मैसेज को सही तरीके से फाइंड आउट किया था। अटैम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट। उस टाइम में साइंटिस्ट ने दोबारा फिर से कोशिश शुरू कर दी ताकि वो एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में दोबारा फिर से अरेंज कर सकें। तो इनमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम था न्यूलैंड, और जिसने जो चीज़ बनाई थी उसका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के बारे में। तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड एक म्यूजिशियन था। उसने क्या किया, उसने देखा कि जितने भी म्यूज़िक नोट्स होते हैं या म्यूज़िक टोन्स होती हैं वो जो होते हैं वो 8वें
टोन पर जाकर रिपीट होना शुरू कर देते हैं म्यूज़िक। तो उसने म्यूज़िक को जब इतनी डिटेल से स्टडी किया हुआ था, तो उसने जब म्यूज़िक्स को इतनी डिटेल से देखा, उसने कहा कि एलिमेंट्स को अगर बिल्कुल इन टोन्स की तरह अरेंज कर दिया जाए कि हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा हो जाए, जिस तरह म्यूज़िक की 8वीं टोन जो है वो पहले जैसी हो जाती है, तो ऐसा अगर कर दिया जाए तो ये बिल्कुल म्यूज़िक की तरह का बन जाएगा। तो इसने बिल्कुल ऐसे किया, इसने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए और उनको 8 एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया, और इस तरह के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड, बरतानिया का एक केमिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड, पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने अपने मुशाहिदात को पेश किया एक लॉ की शक्ल में, जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया गया। ही नोटेड दैट देयर वर अ रिपीटिशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। उसने देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन पाई जाती थी, बिल्कुल उस हम आहंगी पाई जाती थी। इफ़ दे वर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, अगर उनको उनके एटॉमिक मैसेज के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के हिसाब से अरेंज किया जाए, कि सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक मैस वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, तो जब इस तरह देखा गया, उसने कहा कि हर 8वां जो है वो पहले के जैसा नज़र आता था। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूज़िकल नोट्स, उसने ये सब म्यूज़िकल नोट्स के साथ कंपेयर किया और उसने अपना ये न्यूलैंड के ऑक्टेव्स का जो लॉ था ये इसने पेश कर दिया। लेकिन इसका काम भी ज़्यादा जो था वो अहमियत हासिल ना कर सका और इसको भी रिजेक्ट होना पड़ा। हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन, उसके काम को भी ज़्यादा अहमियत ना मिली या पहचान ना मिली। एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, क्योंकि इसने भी कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। और इवन द नोबल गैसेज वर आल्सो नॉट नॉन एट द टाइम, और उस टाइम पे नोबल गैसेज का भी नहीं पता था। ये दोनों रीज़न थी जिसकी वजह से न्यूलैंड के ऑक्टेव्स को भी रिजेक्ट करना पड़ा। तो ये हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल क्या है, और पीरियोडिक टेबल में हिस्ट्री में हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ये पता क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसमें आप बताओगे कि न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था जिसके मुताबिक हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में रिपीटिशन पाई जाती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, नोट्स तक लिख सकते हो। इन 1864 से लेकर नोट्स तक इसका आंसर हो सकता है। सेकंड ट्राइएड्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आप लोग जर्मन से लेकर इसको लिख सकते हो 137 तक इसका आंसर लिख सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।